A warm welcome to all participants and especially new joiner. Hope you will learn with us a lot. And here is our page, our group, our WhatsApp group, and you know that we have our channel as well, and we'll try our level best to impart you new knowledge. And today our topic is T.S. Eliot, tradition and individual talent. ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट के अंदर हम देखेंगे टी.एस. एलियट एज अ क्रिटिक। इससे पहले हमने डियर पार्टिसिपेंट डिस्कस किया अरिस्टोटल, प्लेटो, सोक्रेटिस, और उसके बाद हमने फिलिप सिडनी को डिस्कस किया। फिलिप सिडनी ने कैसे आपको बताया कि एक पोइट्री जो है वो इंस्ट्रक्शन देती है और साथ साथ डिलाइट भी देती है। अगर पोइट्री आपको इंस्ट्रक्शन के साथ डिलाइट नहीं दे रही तो इट्स नॉट अ गुड पोइट्री। तो उसने एक स्टैंडर्ड जो उसने यॉर्ड स्टिक या उसका जो स्टैंडर्ड क्रिएट किया वो था कि दैट अ पोइट्री मस्ट गिव यू इंस्ट्रक्शन थ्रू डिलाइट। इससे पहले हमने देखा अरिस्टोटल ने बताया, अरिस्टोटल जब प्लेटो ने कहा कि पोइट्री इज़ जस्ट अ कॉपी ऑफ कॉपी, इट्स जस्ट इमिटेशन ऑफ इमिटेशन, it's not giving something worthwhile, it's not practical, it's not gonna give you some practical and empirical thing, so it is just a wastage of time. तो अरिस्टोटल ने उसका आंसर दिया कि पोइट्री डज नॉट टेल यू व्हाट इज एंड व्हाट वाज, रादर इट टेल यू व्हाट ऑट एंड शुड बी। कि पोइट्री ये नहीं बताती कैसा था कैसा है, और बल्कि आपको बताती है कि एक आइडियल सिचुएशन थ्रू लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी और नेसेसिटी आपको ये भी बताती है कि आइडियल चीज़ कैसी होती है। और यही चीज़ को सिडनी ने भी इंडोर्स किया और हमने वो देखा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉडर्न क्रिटिक को, नाम है टी.एस. एलियट। टी.एस. एलियट बेसिकली अमेरिका के अंदर पैदा हुए थे और उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम भी वहाँ से हासिल की। टी.एस. एलियट जिस इलाके में रहते थे, सो दे वर द white and traditional people, so their background is just like a white, and they were the pure you could say inhabitant of the British, and they settled there, so he influenced from them, so therefore he gives the concept of the tradition and individual talent। और वहाँ से उसने बहुत कुछ उनसे लर्न किया। इब्तदाई तालीम भी उसने अमेरिका से हासिल की। लेटर वो इंग्लैंड में चले जाते हैं और इंग्लैंड में वो राउंड अबाउट जब फर्स्ट वर्ल्ड वार होती है तो वो वहाँ ही रह जाते हैं और वहाँ उनकी वेवन नामी औरत से शादी होती है। वेवन मेंटली कोई फिट नहीं थी। वेवन ने अल्टीमेटली अपना फेयर जो है बर्टन रसल के साथ बना लिया। तो उसकी वजह से वो परेशान होते हैं और लेटर हम देखते हैं कि वो दुनिया को फिर एक वेस्ट लैंड समझते हैं। उन्होंने वेस्ट लैंड एक पोएम भी लिखी है जिसको आज मॉडर्न एपिक माना जाता है। टी.एस. एलियट एक मॉडर्न क्रिटिक हैं और उनके बारे में कहा जाता है कि ही इज़ अ लेमन स्क्वीजिंग क्रिटिक। उनके कुछ कंसेप्ट हैं, मैं आपके साथ वो पहले शेयर करूंगा, उसके बाद असाइनमेंट है हमारे पास, हम उस असाइनमेंट को भी डिस्कस करेंगे। एक पॉइंट नोट करें सबसे पहले, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। ये पहला उनका, क्योंकि हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ें हमें आनी चाहिए। सो व्हाट इज़ ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, ये एक हेडिंग दे लें इसको। फिर उसके बाद लिखें ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव क्या होता है, मैं आपको ये बताऊंगा। दूसरा पॉइंट आप लिख लीजिए कि टी.एस. एलियट मेटाफिजिकल पोएट। टी.एस. एलियट के क्या कंसेप्ट हैं अपनी पोइट्री, अपनी लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर, वो किन पोइट को एडमायर करते हैं। डज ही एडमायर शेक्सपियर और जॉन डन? इफ़ यू एडमायर, हाउ डज ही एडमायर? शेक्सपियर को क्रिटिसाइज़ किया, मिल्टन को क्रिटिसाइज़ किया, जॉनसन को क्रिटिसाइज़ किया, ड्राइडन को क्रिटिसाइज़ किया, टेनिसन को क्रिटिसाइज़ किया, रॉबर्ट ब्राउनिंग को क्रिटिसाइज़ किया। तो किस पैमाने के ऊपर किया वो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी एंड डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, ये मैं आपको बताऊँगा क्या चीज़ होती है। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू टी.एस. एलियट, व्हाट इज़ ट्रेडिशन? टी.एस. एलियट के मुताबिक ट्रेडिशन क्या है? उसके लिए ट्रेडिशन मेयर एक कॉपी नहीं है कि आप जिस ट्रेडिशन या जिस कंसेप्ट के साथ आ रहे हैं जस्ट यू कॉपी एंड स्टार्टेड लिविंग एज अ कन्वेंशनलिस्ट और ट्रेडिशनलिस्ट। ही डज नॉट मीन फॉर दिस।
टी.एस. इलियट के बारे में जैसे कहा जाता है कि ही इज़ अ लेमन सक्यूजिंग क्रिटिक, लेमन सक्यूजिंग क्रिटिक, वो इस तरह निचोड़ देता है पूरे लिटरेचर को, इस तरह स्टडी करता है, और उसके बाद जो उसका कमेंट होता था लोग उसको वैल्यू देते थे। अ क्रिटिक शुड बी अनबायस्ड एनफ, अ क्रिटिक इज जस्ट लाइक अ गॉड, क्रिटिक एक गॉड की तरह होता है, ही इज प्रेजेंट। वो कहता है कि एक पोएट को क्रिटिक अपनी क्रिटिसिज्म में क्या लिखता है, अ पोएट शुड बी लाइक अ गॉड हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर एल्स बट नोबडी कैन सी हिम, लेकिन उसे कोई देख नहीं सकता। जी कुछ वेटिंग लिस्ट में है, मोस्ट वेलकम। यस, आई थिंक दे विल बी ज्वाइनिंग अस। तो उसने बताया कि एक अच्छे पोएट की पोएट्री कैसी होनी चाहिए। वर्ड्सवर्थ ने कहा, जैसे कि वो रोमांटिक पोएट थे, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और दीगर रोमांटिक पोएट्स जो थे, वो कहते थे कि पोएट्री जो है, लिख लें, पोएट्री इज जस्ट ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। पोएट्री जो है वो नेचुरल होती है, वो ओवरफ्लो होती है पावरफुल फीलिंग की। काइंडली अपना माइक ऑफ कर दें, माइक काइंडली अपना ऑफ कर दें ताकि मैं आपको अच्छे से बता सकूं चीज़ें। अच्छा जी, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और दीगर जो पोएट्स थे वो क्या कहते थे, पोएट्री इज नेचुरल ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। लेकिन टी.एस. इलियट इन सारे पोएट्स को यानी क्रिटिसाइज करते हैं और कहते हैं कि पोएट्री इज नॉट नेचुरल ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। पोएट्री एक ऐसी होनी चाहिए कि क्या आपके मन में जो आया आप वैसे लिख दें, या उसको किसी कंट्रोल के साथ लिखना चाहिए। तो वो कहता है कि पोएट्स का जो माइंड होता है वो ऐसे है कि जैसे जस्ट लाइक ही इज जस्ट लाइक अ गॉड एंड ही इज एवरीवेयर एल्स, गॉड इज एवरीवेयर एल्स बट नो बॉडी कैन सी। तो पोएट को अपनी पोएट्री में कहीं भी नज़र नहीं आना चाहिए। जबकि जितने भी रोमांटिक पोएट्स हैं वो क्या होते हैं, वो सारे सब्जेक्टिव होते हैं, दे आर थॉरली सब्जेक्टिव एंड राइटिंग वट एवर कम्स इन देयर माइंड एंड अकॉर्डिंग टू हिम दैट आई एम क्लासिकल इन अप्रोच, कि मैं क्लासिकल हूँ इन अप्रोच में। क्लासिकल कैसे पोएट्स थे, जो ऑब्जेक्टिव थे, जो साइंटिफिक थे, जो रैशनल थे, जो साइंटिफिक बेस्ड पे लिखते थे, जैसे अलेक्जेंडर पोप हुआ या उस जॉनसन, ड्राइडन, इस तरह के जितने भी थे ये क्लासिक पोएट थे। और पहला पॉइंट है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का, लिख लें अकॉर्डिंग, ये इसका एक ऐसे है, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम। इसने एक ऐसे लिखा, टी.एस. इलियट ने एक ऐसे लिखा, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम। हैमलेट का अगर आपने हैमलेट को पढ़ा हो तो हैमलेट जो है वो शेक्सपियर ने लिखा है, और हैमलेट की स्टोरी इस तरह है कि हैमलेट ने एक स्कॉलर है, हैमलेट एक स्कॉलर है, यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। शेक्सपियर उसके अंदर एक स्टोरी लिखते हैं, ट्रेजेडी लिखते हैं, और बताते हैं कि किस तरह एक फीमेल जो है अपने मेल पार्टनर को बिट्रे करती है। उसका जो फादर है हैमलेट का, ग्रेट हैमलेट जो उसका फादर है, वो गवर्न करता था लैंड को। क्या हुआ कि उसकी वाइफ ने, यानी उसकी जो ग्रेट हैमलेट की, जो हैमलेट की मदर है, उसने रिलेशन बना लिया हैमलेट के चचा से, और उन्होंने मिलके जो हैमलेट का फादर है उसको कत्ल कर दिया। अब होता यूँ है कि ये यूनिवर्सिटी में होता है, अभी कुछ ही दिन हुए हैं, ये वापस आया अपने फादर की डेथ पे, वापस आता है यूनिवर्सिटी से। कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि वो औरत जो उसकी मदर है, गेट्रूड उसका नाम है, गेट्रूड जो है वो क्लॉडियस से शादी कर लेती है उसके अंकल से। तो वो बहुत परेशान होता है कि एक जानवर भी अगर उसकी भी डेथ हो जाए तो उसके लिए भी दूसरा जानवर जो है मातम करता है। यू आर क्रूअल एनफ, अपनी मदर से कहता है कि यू आर मोस्ट परनीशियस वोमेन, और उसके अंदर कहता है फ्रेलिटी दाई नेम इज वोमेन। ये शेक्सपियर ने उसके अंदर कहा है। अब ये ओवरऑल स्टोरी है, वो ब्रूडिंग करता रहता है कि मैं इस बदला रिपीट करेंगे साहब ने भी क्या शेक्सपियर ने क्या कहा था। शेक्सपियर ने उसके अंदर कहा कि फ्रेलिटी दाई नेम इज वोमेन। मैं आपको शेयर करूंगा जॉन डन का वर्क, मैं शेयर नहीं कर, शायद मैंने की है एक सोनेट आपको जॉन डन की, उसमें वो कहता है, जैसे वो उसने फीमेल के ऊपर लिखा है कि आप कुछ भी कर सकते हैं मैंड्रिक रूट के ऊपर। अगर आपने पढ़ा है जॉन डन को, कहता है मैंड्रिक रूट पे किसी बच्चे को ग्रो कर सकते हैं, ठीक है, आप घोड़े की पुश्त के ऊपर सफ़र कर सकते हैं दुनिया का, लेकिन आपको कोई भी ऐसी दशीज़ा नहीं मिलेगी कि वो खूबसूरत भी हो और
वफादार भी हो। फिर कहता है जॉन डन के बारे में टी.एस. इलियट ने कहा, अभी मैं बताऊंगा, जॉन डन के बारे में कहा कि ये अच्छे पोएट हैं। कहता है कि ये क्या करते हैं, एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी क्रिएट करते हैं। अभी मैं उसका एक पॉइंट बताऊंगा, एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी एंड डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी क्या है, इसको हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, जॉन डन कहता है औरत के बारे में, फीमेल के बारे में लिखा है कि अगर पूरी दुनिया का सफ़र करें, घोड़े की पुश्त पे सफ़र कर लें, मेंड्रिक रूट के ऊपर बच्चे को ग्रो कर लें, आपको कोई ऐसी फीमेल नहीं मिलेगी जो खूबसूरत भी हो और साथ वो वफादार भी हो। हाँ, अगर आपको मिल जाए तो मुझे बताएं, आई विल गो टू हर बिकॉज शी वर्थ इट एंड नो। फिर कहता नो, आई विल नॉट गो, चाहे वो मेरे नेक्स्ट डोर में ही रहती हो, मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं जब तक वहाँ जाऊँगा वो 2-3 से ज़रूर बेवफाई कर चुकी होगी। तो ये एक कंसेप्ट जो है जैसे उसने जॉन डन ने दिया है। तो जॉन डन क्या करता था, वर्ड्स के साथ खेलता था, उसको कहते हैं पन। ही वॉज यूजिंग पन, ही वॉज प्लेइंग विद द वर्ड। PUN, पन एक डिवाइस है, तो उसका मतलब होता है प्लेइंग विद द वर्ड्स, पैराडॉक्सेस, ठीक है। और उसके बाद एक और जक्सटापोजिशन, जक्सटापोज करना, दो कॉन्ट्राडिक्टरी आइडिया को सामने खड़े कर देना कि ये भी देखो ये भी देखो, उसमें से फिर उन दोनों को कंपेयर करना, इसको कहते हैं जक्सटापोजिशन। दो अपोजिट चीज़ों को सामने पैरेलल खड़ा कर देना, इसको कहते हैं जक्सटापोजिशन। ये भी एक डिवाइस है। तो वो बड़ी डिवाइसेस यूज़ करता था, हेट्रोजेनियस आइडिया जो है, हेट्रोजेनियस आइडिया की जिनको कंपेयर नहीं किया जा सकता। जैसे अब लवर्स को कंपेयर किया जा रहा है कंपास के साथ, वो जो होती है कंपास जिसके दो पेयर्स होते हैं, ज्योमेट्री के अंदर यूज़ होती है। तो वो कहता है कि यू एंड मी आर द टू पार्ट ऑफ द कंपासेस, एज लॉन्ग एज यू विल बी फेयर आई विल रोटेट अराउंड यू। सो ही इज़ इन फैक्ट यूजिंग इमेजेस और उसके अलावा फार-फेच्ड इमेजेस, कंसीट एंड इवन कंपेयरिंग थिंग विच इज़ अनकम्पेरेबल। ऐसी चीज़ों को कंपेयर करते थे मेटाफिजिकल पोएट्स के जिनको कंपेयर ही नहीं किया जा सकता, लेकिन वो कंपेयर कर देते थे। तो टी.एस. इलियट ने एक वर्क पढ़ा। अब मैं बात करने लगा हूँ मेटाफिजिकल पोएट्स की, ये भी उसका एक कंसेप्ट है टी.एस. इलियट। उसने एक वर्क पढ़ा जॉनसन का। जॉनसन ने एक बायोग्राफी लिखी किसकी, अब्राहम कोले की। अब्राहम कोले, हर्बर्ट और जॉन डन, ये सारे मेटाफिजिकल पोएट, यानी ऐसे पोएट्स हैं जिनको बास जो क्रिटिक्स हैं वो उनको पोएट्स ही नहीं मानते। लेकिन टी.एस. इलियट ने बहुत सारे पोएट्स को क्रिटिसाइज़ किया और सदियों यानी 200 साल तक राउंड अबाउट, ये बिल्कुल 16-17 सेंचुरी का ये पोएट है, और ये कोई 2 साल बिल्कुल ऐसे पड़ा रहा, इसको कोई अहमियत ही नहीं दी। लोगों ने कहा कि जस्ट इसने बेकार चीज़ें लिखी हैं जॉन डन ने। लेकिन जब उसने जॉनसन का वर्क पढ़ा, अब्राहम, लाइफ ऑफ अब्राहम कोले, उसके अंदर उसने ना क्रिटिसाइज किया। जॉनसन ने कहा कि मेटाफिजिकल पोएट्स आर नॉट गुड पोएट बिकॉज दे कॉम्बाइन द मोस्ट हेट्रोजीनियस आइडिया। हेट्रोजेनस आइडिया जो हैं, जो बिल्कुल अपोजिट और डिसिमिलर आइडियाज होते हैं, इनको कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, दे आर नॉट गुड पोएट। जैसे एक वो कहता है कि जो फ्ली है लव का, उसने तुम्हारे और मेरे ब्लड को उसने सक कर लिया है, एंड ही हैज़ नो ज्वाइंट अस वन। पहले तो जो यानी जो इंसेक्ट है जो खून चूसता है, उसने तुम्हारा खून सक किया, फिर मेरा किया, दोनों को मिला के हमें एक बना दिया। देखिए ना, ये अल्फाज के साथ खेलना। फिर जैसे फिर उसने एक और बात की है, मैंने उसकी पोइट्री उसके ऊपर लाइन टू लाइन टेक्स्ट की हुई है, मैं आपको सेंड कर दूंगा। वो कहता है कि मेरी जो बिलवड है उसको वो गुड बाय जब कहता है, तो वो जा रहा होता है कुछ दिनों के लिए, तो उसकी वाइफ जो है या उसकी बिलवड है वो रो रही है, तो वो उसको कहता है कि तुम आंसू ना बहाओ, तुम्हारी आंखों में जो आंसू जो गिरेंगे वो मेरी आंखों से और हम दोनों की आंखों से गिरेंगे, तो ये एक क्या ले आएंगे, इससे तूफान आ जाएगा, इससे कहता है सैलाब आ जाएगा। तो हम में से कहता जो ज़्यादा रोएगा वो दूसरे को बहाएगा, उसकी मौत का बायस बनेगा। तो ना तुम रो ना मैं रोऊं, इसलिए हमारे रोने से ये ना हो फ्लड आ जाए और उसमें हम दोनों ही बह जाएं। तो आई थिंक दैट द पर्सन हु विल वीप मोस्ट ही विल बी कॉज ऑफ द अदर डेथ। तो हम आप दूसरे की मौत का बायस बनेंगे। तुम्हारी आंखों में जो आंसू हैं उनको यहाँ पे रखो, तुम्हारी आंखों में मेरा चेहरा नज़र आता है, मेरी आंखों में तुम्हारा, लेट्स क्रिएट अ वर्ल्ड। यानी इस तरह की बातें उसने की हैं जो कि बिल्कुल डिसिमिलर चीज़ें होती हैं, उनको कंपेयर करता है। ये तो मैं जॉन डन की बात कर रहा हूँ, इसके अलावा दूसरे मेटाफिजिकल पोएट भी ऐसे ही थे। तो जॉनसन ने उनको क्रिटिसाइज़ किया
जॉनसन ने लाइफ ऑफ अब्राहम कोले के अंदर लिखा कि दीज मेटाफिजिकल पोइट्स आर नॉट गुड पोइट्स बिकॉज दे ट्राई टू यूनाइट द मोस्ट हेट्रोजीनियस आइडिया, सो दे आर नॉट गुड पोइट। उसने उसके वर्क को पढ़ा और जॉनसन के वर्क और अब्राहम कोले के वर्क को पढ़ा, फिर उसने जॉन डन को पढ़ा, टी.एस. इलियट ने। टी.एस. इलियट ने बताया कि दीज आर वेरी गुड पोइट। वो कहता है कि एलिजाबेथन एज से लेकर अगर आप रोमांटिक एज पे आएँ या आगे मज़ीद आप चलते आएँ, जितनी भी एजेस हैं, जकोबियन एज या एलिजाबेथन एज, इस एज के अंदर आएँ तो कहता है बहुत कम ऐसे पोइट्स हमें मिलेंगे जो एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी और डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी के ऊपर काम करते हैं। यानी एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी जो है उसके ऊपर बहुत कम पोइट्स जो हैं वो काम करते हैं। उसने उसको नाम दिया, लिख लें, मैं लिखवा देता हूँ आपको। उसने उसको नाम दिया कि ये पोइट्स जो हैं ये काम कर लेते हैं किसके ऊपर, एसोसिएशन ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी, लिख लें। यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी जो है ये क्रिएट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर कैसे यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी लाते हैं, वो कहता है कि एक पोइट की क्रेडिबिलिटी और उसका इंटेलेक्ट का पता वहाँ से चलता है कि उसके पास डिसिमिलर आइडिया उसके सामने हो और वो दोनों को कंपेयर करके उनको इन्फ्यूज़ करके एक नई चीज़ बना दे। जैसे कंपास और लवर को मिला के उनसे एक नई चीज़ निकाल लेना। फ्ली ऑफ कहता है लव जो है उसने तुम्हारे और मेरे ब्लड को सक करके एक बना दिया। यानी डिसिमिलर चीज़ों को लेता और उनको कंपेयर करता, उनको मिलाता और उसमें से नई चीज़ निकालता। कहता है ये सिर्फ मेटाफिजिकल पोइट्स ही कर सकते हैं। देयरफॉर मेटाफिजिकल पोइट्स आर वेरी गुड पोइट। उसने एडमायर किया कि मेटाफिजिकल पोइट बहुत अच्छे हैं। कि ये लिख लें लफ्ज़ ये यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी लिख लीजिए। अपना माइक ऑफ कर दें काइंडली ताकि दूसरों को डिस्टर्बेंस ना हो। अगर किसी का ऑन है तो वो ऑफ कर दें, नहीं तो फिर मुझे करना पड़ेगा। हाँ जी, पहली बात ये है कि इनके अंदर ये है कि ये क्या कर सकते हैं, यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी क्रिएट कर लेते हैं। कैसे करते हैं कि डिसिमिलर चीज़ों को लेते हैं और उनसे उन दोनों को इकट्ठा करते हैं, उनमें से नई चीज़ निकाल दें। कहता है कि बड़े बड़े पोइट्स, कहता है कि मिल्टन जो था वो मास्टर था लैंग्वेज का, बट ही वॉज नॉट मास्टर ऑफ सोल। ये कोट है टी.एस. इलियट का, नोट कर लें। ही सेड, टी.एस. इलियट सेड, Milton was master of soul, but he was Milton and Dryden were master of soul, but Milton and Dryden were master of language, but they were not master of soul. यानी ये सोल नहीं दिखा सकते थे, ये यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी नहीं ला सकते थे। जबकि जॉन डन और मेटाफिजिकल पोइट ऐसे हैं जो यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी ले आते हैं, एक डिसिमिलर चीज़ों को इकट्ठा करते हैं और उनको कंपेयर करके एक नई चीज़ निकाल देते हैं। कहता कौन पोइट ऐसा कर सकता है? उसने कहा जी ड्राइडन नहीं कर सका, जॉनसन नहीं कर सकता, उसने फिर बताया कि ब्राउनिंग नहीं कर सका और उसके बाद टेनिसन नहीं कर सका। सो दीज पोइट आर फेलियर टू क्रिएट इन देयर वर्क यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। हम क्या देखते हैं इनके वर्क में, वो कहता है डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। मजीद आगे आ जाए, कहता है इस वक्त के जो मॉडर्न उस वक्त के पोइट थे, यानी टी.एस. इलियट की एज के सेकंड वर्ल्ड वार के राउंड अबाउट जो राइटर थे, वो कहता है कि ये अब कर सकते हैं मॉडर्न यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। ये कैसे कर सकते हैं? कहता है कि ये जो एज है मॉडर्न एज की एज को क्या कहते हैं? क्योटिक एज है, डिस्टर्बेंस की एज है। मैन जो है वो बिल्कुल एलिनेशन का शिकार है, ठीक है ना, परेशानियाँ। मॉडर्न एज है तो प्रॉब्लम भी ज़्यादा है। तो वो कहता है मॉडर्न एज जो है एक वार की एज है, क्योटिक एज है, डिस्टर्बेंस की एज है और रैशनल एज है। मॉडर्न एज को रैशनल एज भी कहा जाता है, ये लॉजिक और साइंटिफिक और इस तरह की चीज़ों पे बिलीव किया जाता है। तो कहता है ये जो एक क्योटिक एज है जिसमें डिस्टर्बेंस है, जिसमें एलिनेशन है, पर्सन परेशान है और फ्रैगमेंटेशन है लोगों के अंदर, हर बंदा देखें आप परेशान है। तो उसने कहा कि मॉडर्न एज के जो राइटर हैं उनको बहुत सारे मसाइल हैं, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करके इन्फ्यूज़ करके एक नई चीज़ बनानी होती है। So these modern writers, these modern poets, they have the unification of sensibility. इनके अंदर कहता है यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी मौजूद है। उसने कहा कि ये पहले मौजूद थी जॉन डन की एज में। द पीपल लाइक द पोएट लाइक जकोबियन पोएट स्पेशली द जॉन डन एंड रेस्ट ऑफ द मेटाफिजिकल पोएट्स, दे हैड अ यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी।
लेटर कहता है हम पोइट्स के अंदर देखते हैं, मिल्टन के अंदर, टेनिसन के अंदर, रॉबर्ट ब्राउनिंग के अंदर, ड्राइडन के अंदर, दे वर द मास्टर ऑफ लैंग्वेज बट दे वर नॉट मास्टर ऑफ द सोल। ये सोल नहीं दिखा सकते थे अपने वर्क के अंदर। हाँ जी, टी.एस. एलियट ने किस किस को क्रिटिसाइज किया? उसने मिल्टन को क्रिटिसाइज किया, उसने थॉरली स्टडी किया हैमलेट को। हैमलेट सबसे अजीम वर्क था शेक्सपियर का। उसने कहा कि ये आर्टिस्टिक फेलियर है, हैमलेट के अंदर आर्टिस्टिक फेलियर है। तो उसने हैमलेट और उसकी प्रॉब्लम जो है उसके ऊपर ऐसे भी लिखा। उसके बाद आगे आ जाएं ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का कंसेप्ट जो है वो आपको टी.एस. एलियट ने दिया। व्हाट इज, इससे पहले शेक्सपियर ने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव को यूज़ किया है। अगर आप उसका वर्क देखें, किंग लियर, आप में से किसी ने किंग लियर पढ़ा हो तो किंग लियर की स्टोरी ऐसी है। किंग लियर एक बादशाह है और उसके पास बहुत बड़ी यूरोप की सल्तनत है और उसकी 3 बेटियां हैं। पहली का नाम है रैगन, दूसरी का नाम है गॉनरल और तीसरी का नाम है कॉर्डेलिया। टुडे माय डियर डॉटर्स, आई एम गोना आस्क यू हाउ मच डू यू लव मी। एक दिन किंग लियर फैसला करता है, जो कि बहुत बड़ी सल्तनत का मालिक है, 3 बेटियों से, गॉनरल, रैगन और कॉर्डेलिया। वो उनसे पूछता है कि हाउ मच डू लव मी, यू टेल मी रैगन फर्स्ट, हाउ मच डू यू लव मी। शी लव्स दैट आई लव यू मोर देन स्टार्स एंड स्काइज एंड एवरीथिंग एल्स। कहता है जी सारी सल्तनत तुम्हें दी। दूसरी गॉनरल, how much do you love me? She loved more than skies and heavens and everything else. I love you so much. He said that the half portion of my state will be given to you. चलो जी, आप तुम ये enjoy करो। Cordelia, no, it's your turn. How much do you love me? She said, I love you, father. I love you so much. But the thing is that when I'll be married, my half of love will be turned to the husband who will be having my hand. तो मेरी आधा प्यार जो है, मेरी शादी होगी तो उसकी तरफ चला जाएगा। प्यार तो मैं करती हूँ। वो एक रियलिटी बताती है। वो कहता सोच लो, कहता थिंक, वो कहती नथिंग, वो कहता नथिंग विल गेट नथिंग। अब वो दोनों बेटियों के साथ रहना शुरू कर देता है, उसे घर से निकाल देता है, उसे एक गरीब सा शहजादा ले जाता है और अल्टीमेटली होता यूँ है कि वो दोनों बेटियां भी उसे घर से निकाल देती हैं। फिर कॉर्डेलिया अल्टीमेटली उसको अपने पास रखती है। जब वो घर से बाहर निकाल देती हैं, पहले उसके गार्ड निकालती हैं, फिर उसके कहती है हमसे खर्चे बर्दाश्त नहीं होते। किंग लियर को बाहर निकाल दिया जाता। तो किंग लियर जब रोता है बाहर निकल के, तो जो वो उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं, पीछे वैसा ही शेक्सपियर ने मंजर दिखाया है। उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, कि आप ऑब्जेक्ट के जरिए रीडर्स और लिसनर और जो आपको वॉच कर रहे हैं उनकी इमेजेस के ज़रिए आप इस तरह की इमेजेस दिखाते हैं बैकग्राउंड में कि उनकी इमोशन को इवोक कर सकें। मिसाल के तौर पर एक रोमांटिक पोइट्री है तो उसके अंदर आप देखेंगे कि वो वैसी इमेजेस यूज़ करते हैं ताकि आपकी इमोशन को इवोक करें, आपकी इमोशन को उभारें, आप ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में सोचें। अच्छा जी, इसके बाद मज़ीद देखिएगा, आपने हॉरर मूवीज़ को देखा होगा। हॉरर मूवीज़ के पीछे एक बैकग्राउंड आप अक्सर देखते हैं कि पीछे नाइट का सीन, ऐसे जैसे रात होती है, एक सीन वो दिखाया जाता है, एक गरीब किस्म की साउंड चलाई जाती है पीछे, क्यों चलाई जाती है, उसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। यानी इस तरह के ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो दिखाए जाते हैं ताकि वो देखने वाला जो है वो उसके वो इमेजेस जो हैं वो माइंड में, उसके जहन में वो समा जाएं और उसको उसकी इमोशन जो है वो इन्वोक हो। सो टू इन्वोक द इमोशंस ऑफ द रीडर्स एंड द पीपल दे आर वाचिंग मूवीज और वट एवर, दे यूज़ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव्स। ये है कंसेप्ट जो टी.एस. एलियट ने दिया और अपनी क्रिटिसिज्म उसने दिया है उसके अंदर ये यूज़ किए। हमने डिस्कस किया ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव को, आपको पता चल गया कि बहुत सारी मूवीज़ में भी ये यूज़ होता है, आपको पता चल गया कि टी.एस. एलियट ने इसका इस्तेमाल किया। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इमेजेस के ज़रिए वो मॉडर्न पोइट्स जो हैं वो शो करते हैं। टी.एस. एलियट का उस्ताद था एज़रा पोंड, जिसका बड़ा मशहूर कोट है, मैं अक्सर अपने स्टूडेंट, मेक इट न्यू। एज़रा पोंड सेड मेक इट न्यू, EZRA एज़रा POUND लिख लें। He was the teacher of T.S. Eliot. He said, make it new. Ezra Pound said,
मेक इट न्यू, कि आपके पास जो चीज़ें हैं उसको रिफाइन करके, जो आपके पास नॉलेज है, कन्वेंशन, ग्रीक, रोमन, ग्रीक्स और जो कन्वेंशन और ट्रेडिशनल नॉलेज है, आप उसको बड़ा रिफाइन करके नया बना सकते हैं। आपको हर चीज़, जैसे अरिस्टोटल ने कहा था कि मानता हूँ कॉपी की कॉपी है, लेकिन यू कैन मेक इट न्यू, रिक्रिएट। सो इमिटेशन इज बेसिकली रिक्रिएटिव प्रोसेस एज वेल। आप एक चीज़ को लें, उसको नए अंदाज से पेश कर दें, एक एंशियंट क्लासिक चीज़ को लें, यू रिप्रेजेंट इट विद न्यू आउटलुक, इट विल मेक न्यू एंड इट विल बी न्यू एंड पीपल विल एडमायर इट। तो उसने कहा था मेक इट न्यू। उसने मशवरा दिया टी.एस. इलियट को, ये जो तुमने वेस्टलैंड लिखा है, वेस्टलैंड जब वेवन जो है उसे धोखा दे देती है, वो बड़ा परेशान होता है। अगर आप लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रोफ्रोक पढ़ें, टी.एस. इलियट का जो वर्क है, तो आप उसके अंदर देखेंगे कि मॉडर्न मैन की प्रॉब्लम उसने दिखाई है। मॉडर्न राइटर था तो वो मॉडर्न इश्यूज जो है वो बताता है। अभी शायद रिमेनिंग मीटिंग अगर डिस्कनेक्ट हो तो मैं दोबारा आपको लिंक सेंड करूँगा। जे एल्फ्रेड प्रोफ्रोक के अंदर एक वाइट मिडल एज बंदा है, सर से गंजा है, और एक महफिल चल रही है सॉन्ग की, जो हमें लड़के लड़कियां जो हैं आपस में गाने गा रहे हैं, सॉन्ग गा रहे हैं। और मॉडर्न एज में बंदा कैसे परेशान है कि वो प्रपोज करना चाहता है जे एल्फ्रेड प्रोफ्रोक। वो कहता है मेरे कपड़े ठीक नहीं हैं, मेरे सर पे बाल नहीं हैं, मैं मिडिल एज बंदा हूँ, कैसे आगे मुझे कोई लाइक नहीं करेगा, मेरे कपड़े अच्छे नहीं हैं, मैं देखो ना मुझसे स्मेल आ रही है। ही सेज दैट द मॉडर्न पर्सन ही इज इन टू बी और नॉट टू बी। जैसे हैमलेट के अंदर हैमलेट कहता है टू बी और नॉट टू बी, दिस इज अ क्वेश्चन। मैं करूं या ना करूं, मैं अपने चचा को कत्ल कर दूं, मैं अपने फादर का बदला ले लूं, मैं क्लोडियस को कत्ल कर दूं। पूरे प्ले के अंदर वो ब्रूडिंग करता रहता है, जैसे कि हमारी बहुत सारी स्टूडेंट्स जो हैं वो सारा साल सोचती रहती हैं कि हम एम ए इंग्लिश करें या ना करें, हम दाखिला भेजें या ना। ये मॉडर्न मैन की प्रॉब्लम है। टू बी और नॉट टू बी, दिस इज द क्वेश्चन, दिस अ मॉडर्न मैन प्रॉब्लम। तो अब मॉडर्न मैन और रेनेसेंस मैन किस चीज़ में अभी भी इससे दो चार है मसाइल से कि मैं ये काम करूं या ना करूं। 100 माइल्स जर्नी स्टार्ट फ्रॉम वन स्टेप। तो 100 माइल्स जर्नी भी एक स्टेप तो लेना पड़ेगा ना, तो फिर ही वो हम कर सकेंगे उसे कवर। तो हियर टी.एस. इलियट उसके अंदर जे एल्फ्रेड प्रोफ्रोक के जो सॉन्ग है उसके अंदर वो बताता है अपनी पोएम के अंदर कि मॉडर्न मैन की प्रॉब्लम क्या है। वेस्टलैंड जब उसकी अपनी वाइफ जो वेवन थी, बर्टन रसल के साथ उसने अफेयर चला लिया और उसकी वजह से बड़ा परेशान हुआ, तो वो कहता है कि ये दुनिया बेसिकली वेस्टलैंड है, इसको दोबारा रीबर्थ की जरूरत, रीजनरेशन की ज़रूरत है। सो दिस वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर द क्राइस्ट, अ न्यू क्राइस्ट, अ क्राइस्ट कम एंड गिव अस रीबर्थ। तो वेस्टलैंड के अंदर जो मॉडर्न मैन की प्रॉब्लम है उसने वो डिस्कस की है। तो इसके हमने कंसेप्ट के, अच्छा, ट्रेडिशन और इंडिविजुअल टैलेंट को हम डिस्कस कर रहे थे, जो हमारा मेन टॉपिक है जिसको हमने पढ़ना है इसके अंदर। ट्रेडिशन और इंडिविजुअल टैलेंट के अंदर वो कहता है कि ट्रेडिशन मेयर ये नहीं है कि आप कन्वेंशनलिस्ट हो जाएं, ट्रेडिशनलिस्ट हो जाएं, जस्ट फॉलो द ट्रेडिशन। ही सेज अ पर्सन who want to be a poet, he must study tradition from Roman Greeks to present age. A person who is writing like an individual work, he is not following the tradition, he will cut off from the traditions and there will be no value of his work. अब एक बंदा है वो एक ही लाइन पे चल रहा है, वो दूसरों को फॉलो नहीं कर रहा, या वो सेपरेट होके जी रहा है, तो आप देख लें कि उसकी वैल्यू क्या होती है। वो कहता है पूरे जितने भी पोएट्स हैं, रोमन ग्रीक से लेके अब तक जितने भी पोएट्स मौजूद हैं, होमर है, विर्जिल है, उसके बाद दीगर जैसे राइटर्स हैं, सोफोक्ली है, एस्किलस है या यूरिपिड्स है, उसके बाद आ जाए जितने भी ओल्ड बीड है, ठीक है, ये सारे ओल्ड नॉर्मन या ओल्ड इंग्लिश के पोएट हैं, बीड है, या उसके अलावा जो बेओवुल्फ वर्क है, एक जो ओल्ड एपिक है, बेओवुल्फ का वर्क है, बीड का वर्क है, कैडमन का वर्क है, साइनवुल्फ का वर्क है, या उसके अलावा मिडल एज में चौसर का वर्क है, उसके बाद एलिजाबेथन एज में आ जाए, या इटली के अंदर पेट्रार्क है, दूसरे राइटर्स हैं इस तरह के। कहते हैं इन सारे राइटर्स को स्टडी करें, मिडल एज के राइटर को स्टडी करें, एलिजाबेथन एज के राइटर को, जैकोबियन एज के, मेटाफिजिकल पोइट्स को, उसके अलावा कहता है कि रोमांटिक एज को,
और क्लासिकल एज को, मॉडर्न एज को और उसके अलावा पोस्ट मॉडर्न एज को, यानी वहाँ से लेके प्रेजेंट एज तक एक तो राइटर को, एक अच्छे पोइट को स्टडी करनी चाहिए। दूसरा वो कहता है कि व्हेन यू स्टडी द ट्रेडिशन यू विल गेन द हिस्टोरिकल सेंस। अब ये भी एक पॉइंट है कि जब ये आप सारे पोएट्स को स्टडी करेंगे, रोमन ग्रीक से लेके प्रेजेंट एज तक, जैसे मैंने सारी एजेस का जिक्र किया है, आपके अंदर क्या डेवलप होगा? यू विल डेवलप अ हिस्टोरिकल सेंस। अ पोएट विल बी डेवलपिंग, द पोएट विल बी डेवलपिंग अ हिस्टोरिकल सेंस। तो पोएट के अंदर क्या डेवलप हो जाएगी? हिस्टोरिकल सेंस। अ गुड पोएट विल डेवलप हिस्टोरिकल सेंस टू राइट assimilate himself with rest of the poets, ताकि वो अपने आप को एडजस्ट करे, उस लेवल पर लेकर आए जो दूसरे पोएट्स हैं, उनकी ट्रेडिशन को उसने स्टडी किया होगा, हिस्टोरिकल सेंस उसके पास होगी, और फिर उसके साथ इंडिविजुअल टैलेंट भी लाए। नॉट मेयर कॉपी द ट्रेडिशन, रादर ही विल हैव टू यूज हिज ओन इंटेलेक्ट एज वेल, एंड देन व्हेन ही विल राइट हिज वर्क ही विल अगेन बी पार्ट ऑफ द ट्रेडिशन। जब वो अपना इल्म साथ मिला के इंडिविजुअल टैलेंट और पूरी ट्रेडिशन को स्टडी करेगा, तो फिर जब वो लिख देगा वर्क, तो वो फिर एक ट्रेडिशन में आके खड़ा हो जाएगा। ये है अकॉर्डिंग टू टी.एस. एलियट का कंसेप्ट, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। ही सेज गुड पोएट स्टडी द रोमन ग्रीक्स टू प्रेजेंट एज, ही गेन्स द हिस्टोरिकल सेंस एंड देन ही यूज हिज ओन इंटेलेक्ट। व्हेन ही प्रोड्यूस हिज वर्क विल बी द पार्ट ऑफ द ट्रेडिशंस। तो वो एक छोड़ के जाएगा, खुद भी उस ट्रेडिशन के अंदर जाके लग जाएगा, उस क्यू में, इस लाइन में लगेगा, और फिर उसके बाद जो दीगर पोएट्स उसके बाद आएंगे वो उसको स्टडी करेंगे। इस तरह कहता है कि वो कट ऑफ नहीं होगा। सो गुड पोएट शुड नॉट वर्क अलोन, ही शुड फॉलो द ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। तो ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट जब उसने अपना वर्क लिखा, तो एक मोरे नामे एक MURRAY मोरे नामे एक राइटर है, उसने क्या किया? उसने उसको क्रिटिसाइज किया कि इसने ये ठीक नहीं लिखा। तो फिर उसके बाद ये तकरीबन 1919 में इसने ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट लिखा। तो उसके बाद ये लिखता है फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म। चूँकि वो क्या करता है, जब वो 1919 में यानी 1919 में राउंड अबाउट ये लिखता है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, उसको क्रिटिसाइज करता है मोरे। तो उसके बाद 1923 में ये दोबारा फिर फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म लिखता है। वो उसको कहता है, वो अपनी जो भी आइडियाज़ उनको देता है। तो फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म में ये बाद में मज़ीद उसको बताता है। लेट्स शेयर, और मैंने आपके साथ पॉइंट्स जो डिस्कस किए हैं, ये एक बतौर क्रिटिक्स इन चीज़ों का जानना लाजमी है। इफ़ यू वांट टू क्रिटिसाइज पोएम, हमारे यहाँ कोर्स के अंदर होता है कि हमें एक पोएम दी जाती है, हमने उसको क्रिटिसाइज भी करना होता है, उसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखना होता है। तो वो कहता है कि एक अच्छे पोएट को सबसे पहले तो क्या होना चाहिए कि ही मस्ट गेन हिस्टोरिकल सेंस बाय स्टडी द लिटरेचर फ्रॉम रोमन ग्रीक्स टू प्रेजेंट एज। तो जब वो ये चीज़ों को स्टडी करेगा तो उससे मिलेगा क्या? हिस्टोरिकल सेंस, कि उसके अंदर एक सेंस आ जाएगी। ही विल बी डेवलपिंग हिज हिस्टोरिकल सेंस, एंड by getting the historical sense he is also having individual talent, and by combining and clubbing together he will be producing something new। ठीक है, और यही कंसेप्ट जो है इसका फिर मज़ीद मॉडर्न क्रिटिसिज्म की तरफ भी जाता है। और फिर उसने कहा कि वर्ड्सवर्थ की थ्योरी को वो क्रिटिसाइज करता है कि पोइट्री इज नॉट ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, कि पोइट्री, एक अच्छी पोइट्री ओवरफ्लो नहीं होती पावरफुल फीलिंग की, कि आपके मन में जो आया आप लिख दें। इट इज़ नॉट पोइट्री। ही सेड अ गुड पोएट इज़ वन, ही इज़ नॉट टर्निंग, गुड पोइट्री इज़ नॉट टर्निंग लूज ऑफ इमोशन। लिख लें, ही सेज दैट द गुड पोइट्री इज़ नॉट टर्निंग लूज ऑफ द मोशन, टर्निंग लूज ऑफ द, कि मोशन को आप ऐसे छोड़ दें, जैसे जैसे वो आप फील कर रहे हैं वैसे लिखते जाएं। इट इज़ नॉट पोइट्री। सो गुड पोइट्री इज व्हेन यू एस्केप फ्रॉम मोशन। उसने कहा अच्छी पोएट्री वो होती है जब आप अपनी इमोशन से बाहर निकल के और रैशनल और लॉजिकल वे से लिखते। और उसके लिए उसने कहा कि जैसे जॉन डन के बारे में कहा जाता है कि वो पोएट था, दिमाग से पोएट्री करता था, दिल से नहीं, लेकिन दोनों चीज़ों को मिला के, यानी दिमाग और दिल को मिला के करता।
जज्बात जो उसके होते थे, जैसे वो कहता है कि जाऊंगा नहीं जाऊंगा मुझे बताओ, तो वर्ड्स के साथ खेलना है, लॉजिक के साथ। वो कहता था मुझे टॉपिक बताओ, सुबह पोइट्री ले लेते। सो ही वॉज राइटिंग विद हेड, ही वॉज नॉट राइटिंग लाइक विद हार्ट। या वो क्या कहता है अपने दिमाग से कहते पोइट्री का, तो वो कहता है ये पोइट्री दिमाग से होनी चाहिए, एक प्लान्ड वे के साथ होनी चाहिए, अनइम्पल्सिव नहीं कि जो कुछ आया बस लिख दिया। तो इट्स नॉट पोइट्री अकॉर्डिंग टू टी.एस. एलियट। ये सारे कंसेप्ट जो है मैंने अब एक मिनट अब रहता है, तो हम इसके बाद मैं आपको दोबारा शेयर करता हूँ, आपने दोबारा ज्वाइन करना है। आज हम इसकी जो मैं स्क्रीन शेयर असाइनमेंट मैंने आपको सेंड की है वो उसकी पूरी लाइफ के बारे में, उसको भी आपने पढ़ना है। और ये मैं अभी आपको पढ़ाने लगा हूँ स्क्रीन शेयरिंग के ज़रिए, दोबारा आपको मैं ज्वाइन करता हूँ। तो अभी बंद हो जाएगा, यू शुड नॉट वरी। ये सारी पॉइंट्स जो ये सारी असाइनमेंट हमने देखनी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट असाइनमेंट। हाँ जी, कोई समझ आई आपको क्या होता है एसोसिएशन ऑफ? Respected students, you are welcome back, and we are going to start once again. We are going to start from the place we left. So now, up till now, we discussed about T.S. Eliot as a critic, and T.S. Eliot has discussed about tradition and individual talent. He has discussed about
tradition and individual talent, metaphysical poetry, metaphysical poets and poetry. These are his essay. Hamlet has his problem. We've discussed about the objective correlative, the concept of objective correlative. We have discussed about the unification of sensibility and dissociation of sensibility. आप में से कोई मुझे ज़रा unification of sensibility के बारे में बताएगा कि what is unification of sensibility? So who will tell me what is unification of sensibility? जिसमें इमोशन इन्वॉल्व होते हैं, आउट ऑफ इमोशन में कोई करता है। नो सर, टू चीज़ों को सिमिलर चीज़ों को कंपेयर करके तो उसमें मैच सिमिलर आइडियाज एंड जॉइन न्यू आइडिया। यस, मैंने आपको शायद यहाँ पे शेयर की हो, मैं आप दोबारा फिर शेयर करने लगा हूँ आपको। यहाँ पे मैंने आपको एक दिन शेयर की थी एक जॉन डन की पोएम, ठीक है। उसमें जॉन डन जो है यही चीज़ें जो है डिस्कस करता है। ये फ्यूनरल है, ये फ्यूनरल, इट विल टेल, ये यहाँ पे पोएट जो है डिस्कस करेगा। ये मैंने आपको सेंड की हुई है। इसके अंदर वो डिस्कस करता है कि कैसे वो लफ्ज़ों के साथ खेलता है। वो आपको चीज़ें लगेंगी कि वो उनको फ्यूज़ कर रहा है, फ्यूज़ मीन के इकट्ठा कर रहा है। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। वो कहता है ये बड़ी ब्रेक बेनी की चीज़ है जो हम नहीं देखते बतौर हम रीडर, हम चीज़ों को नोट नहीं करते, लेकिन क्रिटिक जो होता है सबसे पहले वो बायस होता है और कमेंट करता है। कोई भी बुक उस वक्त तक कामयाब नहीं होती जब तक उस पर अच्छा क्रिटिक जो है कमेंट नहीं करता। तो ये क्रिटिक का मतलब यही नहीं है कि क्रिटिक जो है वो उसके अंदर नेगेटिव चीज़ें नहीं, क्रिटिसिज्म कहते हैं ना, क्रिटिसिज्म है पार्ट ऑफ द लिटरेचर, ठीक है। ये सब्जेक्ट है लिटरेचर, इसको वेलकम करना चाहिए। अगर कोई बंदा मुझ पर क्रिटिसाइज कर रहा है तो आई विल वेलकम हिम, ही इज़ डूइंग गुड। वो मुझे बता रहा है कि वट आर माई फॉल्ट, कम ऑन, ही इज़ गोइंग टू फिक्स माई प्रॉब्लम, सो वाई आई एम गोइंग टू टेक इट नेगेटिव। तो उसमें फिर अच्छा क्रिटिक जो होता है वो कहते हैं जब कोई बुक आप पढ़ें तो वो कहता है कि स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्रिटिसिज्म इट इज़ मोस्ट वेलकम। मेरी बुक को पढ़ें और इसमें अगर कोई क्रिटिसिज्म है, कोई फॉल्ट है, कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे बताएं। वो बुक लिखने वाला कहता है कि मुझे बताएं ताकि हम उसको मज़ीद बेहतर बनाएं। तो ये टी.एस. एलियट बताता है पहली दफ़ा कि ये जो पोएट्स हैं दे आर वेरी गुड पोएट। मेटाफिजिकल पोएट तो बहुत अच्छे पोएट हैं भाई, ये तो लफ्ज़ों के साथ खेलते हैं, हेड के साथ पोएट्री करते हैं, इमोशंस, पैशन, फीलिंग को हेड के साथ मिला के बताते हैं। दे आर क्लबिंग टुगेदर टू डिफरेंट थिंग्स, मोस्ट हेट्रोजीनियस आइडिया। कहता है बड़ा मुश्किल काम है भाई, कोई पोइट कर नहीं सका, पूरी 100 साल तक नहीं कर सका। ये कहता है सदियों बाद कोई पोइट्स ऐसे होते हैं जो ऐसा कर सकते हैं। जॉन डन इज़ वेरी बेस्ट पोइट, द बेस्ट पोइट। सो जॉन डन को उसने एडमायर कर दिया, जॉन डन को लोग पढ़ने लगे। आज जॉन डन जो है सिलेबस में शामिल हो गया, नहीं तो इसको जॉन डन को तो 200 साल तक किसी ने पूछा नहीं। तो इस तरह टी.एस. एलियट ने इसको एडमायर किया। अभी हम कुछ चीज़ें देखेंगे मज़ीद, और फिर मैंने एक और पॉइंट आपके साथ डिस्कस किया ट्रेडिशन और इंडिविजुअल टैलेंट का। ट्रेडिशन का मतलब ये नहीं है कि आप कन्वेंशनलिस्ट हो जाएं और कन्वेंशन और अपनी पुरानी रवायात को फॉलो करके वैसा लिखते जाएं। नो, इसे उसका स्टडी करके उसका नॉलेज, उसकी ट्रेडिशन, उसकी हिस्टोरिकल सेंस हासिल करो। उसके बाद अपना जो मॉडर्न एज में आप जिस एज में रह रहे हो, कंटेम्प्रेरी एज के का जो नॉलेज है वो इस्तेमाल करके एक नई चीज़ बनाओ, ताकि फिर आप भी ट्रेडिशन में खड़े हो जाएं जाके, ताकि दूसरे पोइट आपको ऐसे फॉलो करते जाएं और ऐसे एक लाइन जो है वो चलती रहे। आप अगर इंडिविजुअल पोइट्री करोगे, उनसे हट के पोइट्री करोगे, यू विल नॉट बी अ सक्सेसफुल पोइट। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो किसी से? हाँ जी, यस सर। मोस्ट जॉन कीट्स जो है वो भी पोएट्री करता है आउट ऑफ इमोशन। वो एक फ्रांस की कैसेट में चला जाता है, लेकिन वो भी गुड पोएट है। तो नहीं कहते गुड पोएट नहीं है। देखिए, हर जो क्रिटिक है, हर पोएट जो होता है ना, वो अपना एक वो बतौर क्रिटिक भी होता है खुद, और वो पोएट भी। टी.एस. एलियट भी पोएट है ना, टी.एस. एलियट पोएट और साथ साथ क्रिटिक है, लेकिन ये अच्छा क्रिटिक था। यानी फर्स्ट चीज़ क्या थी, एक फील्ड होती है, जैसे मैं लिटरेचर भी पढ़ाता हूँ, लिंग्विस्टिक भी पढ़ाता हूँ, दोनों सब्जेक्ट मेरे हैं। अगर मैं साथ कंप्यूटर साइंस भी पढ़ाता हूँ तो कंप्यूटर साइंस में एक एडिशनल, ऐसे मुझे शौक हो सकता है कि कंप्यूटर साइंस का, लेकिन मेरा असल फील्ड तो इंग्लिश है ना, तो मैं इंग्लिश का ही रहूँगा एक्सपर्ट।
तो इस तरह वो एक अच्छा क्रिटिक था, उसने बताया था, अपना प्रोसेस बताया था कि ये मेरे मुताबिक पोइट्री कहता है ऐसी होनी चाहिए। यानी क्रिटिक है ना, तो क्रिटिक कहता है कि मेरे मुताबिक, मैं कहता हूँ कि अच्छा पोइट ऐसा होता है। अब जॉन कीट्स कहता है, उसकी भी ज़रा सुन लें, उसने पोइट्री की तारीफ की है। वो भी क्रिटिक तो नहीं था, लेकिन वो कहता है, हर पोइट जो है वो क्लेम करता है कि आई एम क्रिटिक एज वेल। तो वो कहता है कि गुड पोइट्री कम लाइक लीव्स कम टू द ट्रीज। एक अच्छी पोइट्री ऐसे आनी चाहिए पोइट के ऊपर, यानी इस तरह आए कि जैसे लीव्स जो हैं किसी दरख्त के ऊपर आते हैं, ये नेचुरल होनी चाहिए, टोटली नेचुरल। तो वर्ड्सवर्थ क्या कहता है कि पोइट्री इज ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। और वर्ड्सवर्थ पहले उसको कॉलरिज उसको इंडोर्स करता है, लेकिन वो भी उसकी थ्योरी को रिजेक्ट कर देता है लेटर। कॉलरिज जब जाता है फ्रांस, तो वहाँ से स्कॉल फिलासफर जो हैं वो बड़े विट्टी होते हैं, बड़े आप कह लें कि एक तो वो ऑब्जेक्टिव होते हैं, रैशनल होते हैं, और वो सब्जेक्टिव नहीं होते। सब्जेक्टिव मीन कि जो मैं फील कर रहा हूँ वैसा कह दूँ। ऑब्जेक्टिव होता है बेस्ड ऑन साइंटिफिक रियलिटी, कि आप एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच दे रहे हैं बेस्ड ऑन द डाटा। मिसाल के तौर पर अगर 2 जमा 2 4 बनता है, तो आप कभी भी उसको 5 नहीं कहोगे, आप उसे 4 ही कहोगे। यानी बेस्ड ऑन द डाटा जब आप फैसला कर रहे हैं, तो आप क्या हैं, ऑब्जेक्टिव हैं अप्रोच में। जब आप वैसे ही लिख देते हैं या सुनी सुनाई बात कर देते हैं, यू आर सब्जेक्टिव। तो वो सारे पोइट्स जो हैं, वो बहुत सारे पोइट्स ने डिफरेंट आइडिया दिए हुए हैं पोइट्री के बारे में। यानी पोइट्स साथ साथ वो क्रिटिक भी होते हैं, जैसे सीमस हीनी जो है। अब इससे अब टेड ह्यूज की उसका पोइट्री प्रोसेस वो क्या देता है पोइट्री के बारे में, क्या बताता है पोइट्री, कहता है कि पोइट्री जो है ऐसे ही है जैसे कोई दूर से एक जंगल से एक लोमड़ी जो है, फॉक्स जो है, वो अपनी थोड़ी सी नोज़ ऊपर करती है, फिर नोज़ के बाद वो थोड़ा सा ऊपर और मुंह करती है, उसकी आंखें नज़र आती हैं, फिर पूरा फेस नज़र आता है। तो कहता है आइडियाज़ जो हैं पोइट के माइंड में भी ऐसे आते हैं। सीमस हीनी ने कुओं का कंसेप्ट दिया। तो पोइट्स जो हैं दे टेल देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट पोइट्री। तो ये प्योर एक क्रिटिक था, और ये चीज़ों को बड़ा डीपली स्टडी करके उसके बाद, अब हैमलेट को क्रिटिसाइज़ करना आसान काम नहीं है। आप पढ़ के देखें, आपको पता नहीं चले। आप 2 दफ़ा 10 दफ़ा 50 दफ़ा पढ़ें, आपको कोई पता नहीं चलेगा जब तक आप किसी टीचर से नहीं पढ़ते। वो इतनी मुश्किल बुक है, लेकिन इसने उसको भी क्रिटिसाइज़ कर दिया। कहता आर्टिस्टिक फेलियर है, कोई इसके अंदर उसने फॉलो ही नहीं किया। कहता टाइम को नहीं फॉलो किया, और बिल्कुल कहता है कि वर्क अच्छा नहीं है। और उसने कहा कि उसने जॉन मिल्टन के बारे में कहा, उसने कहा कि जॉन मिल्टन का जो वर्क है वो ट्रेडिशन से हट गया है। अब देखिए पोइट्री के अंदर क्या चाहिए होता है कि आप अपना मैसेज, एक लिटरेचर का काम होता है ना कि जो मैसेज आप देना चाहते हैं वो कन्वे करें। एक लिंग्विस्टिक और एक लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट में और लिटरेचर के एक्सपर्ट में बड़ा फ़र्क है। मैंने चूँकि लिंग्विस्टिक को भी स्टडी किया हुआ है, मैंने लिटरेचर को भी स्टडी किया। मुझे पता है लिंग्विस्टिक की लैंग्वेज बड़ी डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन अब लिटरेचर है ना, लिटरेचर क्या है, लिटरेचर है मेयर आइडियाज़। वो कहता है कि मेन एंड जो होता है कि आप पोइट्री के ज़रिए अपना मैसेज कन्वे करें। आप इतना मुश्किल बना दें लैंग्वेज को कि कहता है आप पोइट की ट्रेडिशन से ही हट गए। यानी उसने कहता है इस तरह के बम्बास्टिक और इतने लॉफ्टी वर्ड यूज़ कर दिए हैं। पोएट हैज़ ब्रोकन द ट्रेडिशन। मिल्टन का वर्क अच्छा इसलिए नहीं है, एक तो वो यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी नहीं ला सका, एक उसके वर्क के अंदर डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी है, और दूसरा क्या है, उसने कहा कहता है कि वो ट्रेडिशन से हट गया, उसने ट्रेडिशन को क्रॉस कर दिया। इसलिए मिल्टन का और ड्राइटन का, जॉनसन का कहता है वर्क ठीक नहीं है। टेनिसन को भी उसने क्रिटिसाइज़ किया, ब्राउनिंग को भी क्रिटिसाइज़ किया। लेट्स सी फर्दर, चलें देखते हैं। हाँ जी, टी.एस. इलियट, सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं, 1 बाय 1 हम इनको देखें। ये है जी टी.एस. इलियट, आपके सामने पिक्चर आ रही है। इम्पोर्टेंट लिटरेरी वर्क क्या है उसके इम्पोर्टेंट लिटरेरी वर्क? द लव सॉन्ग ऑफ जे. एल्फ्रेड प्रोफ्रॉक, मॉडर्न मैन की प्रॉब्लम इसके अंदर डिस्कस की है। ये उसकी पोइट्री है जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। हम क्रिटिसिज्म पढ़ रहे हैं, तो ये बतौर पोइट भी था, क्रिटिक भी था, इसलिए हम उसका वर्क मैं जस्ट सरसरी आपको बर्ड आई व्यू दे रहा हूँ। तो लव सॉन्ग ऑफ जे. एल्फ्रेड प्रोफ्रॉक के अंदर एक मॉडर्न मैन है जो कि जिसका नाम है प्रोफ्रॉक, और प्रोफ्रॉक जो है बार्ड है, गंजा है, मिडल एज है, वाइट मैन है, और ये क्या क्या करना चाहता है, वहाँ पब के अंदर औरतें नाच रही हैं, डांस कर रही हैं, और मॉडर्न मैन भी परेशान है, मैं करूँ या ना करूँ ये काम। अब ये दूर से उस बिल्डिंग को देख रहा है
कि मैं जाके किसी लड़की को प्रपोज करूं, बट व्हाट हैपन्स, ही इज़ थिंकिंग अबाउट हिज क्लॉथ, ही इज़ थिंकिंग अबाउट हिज बार्ड हेड, सर से गंजा है, मिडल एज है, कपड़े अच्छे नहीं हैं, कहता है कौन लड़की मुझे लाइक करेगी। ही इज़ थिंकिंग, कॉन्टेम्पलेटिंग, लुक द मैन ऑफ मॉडर्न मैन, he is telling you the problem of the modern man. He is involved in the trivial things to propose the girls and have some fun and enjoyment and thinking about his cloth and bald head. करना चाहता है, सोचता है, नहीं करता, परेशान होता है, उसी में ब्रूडिंग करता रहता है। कहते हैं ये मॉडर्न मैन की प्रॉब्लम है। ये इसने आपको द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रोफ्रोक, अगर आप इसको पढ़ें तो एंजॉय करेंगे। वेस्टलैंड मॉडर्न एपिक कहा जाता है, लंबी पोएम है, और उसके अंदर आपको क्या दिखाया गया है कि दुनिया जो है इसको एक नए मसीहा की ज़रूरत है। इस डीजनरेशन हो चुकी है, लस्ट और सेक्स और इस तरह की चीज़ों से भर गई है। आज अगर देखें मॉडर्न हमारा जो फिनोमिना, इसमें जो प्रॉब्लम है हमारी वो ये है, देखें छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप किया जा रहा है, प्रॉब्लम्स हैं, सोसाइटी जो है वो बिल्कुल क्रम्बलिंग कंडीशन में है। आप हमारी सोसाइटी को देखें, डोंट गो टू द यूरोपियन कंट्री, व्हाट इज़ हैपनिंग इन आवर कंट्री। तो ये वेस्ट लैंड बन चुकी है ये दुनिया, इसको किसी की ज़रूरत है, समबॉडी कम एंड रीजनरेट इट और जस्ट गिव अ न्यू डायरेक्शन, रीओरिएंटेशन थ्रू दिस वर्ल्ड, ताकि इसको रीओरिएंटेशन मिले इसको। अच्छा जी, उसके बाद 4 क्वार्टेट्स। क्वार्टेट्स का मतलब लिखें, 4 क्वार्टेट्स का मतलब होता है 4, जिस पोइट्री के अंदर 4 लोग जो हैं वो गाने वाले हों, ठीक है। तो ये क्रिश्चियन जो पोइट्री जो है ना, इसने क्रिश्चियन पोइट्री लिखी है। ये क्रिश्चियन जो थे उससे भी इन्फ्लुएंस था, क्रिश्चियन मज़हब से, और ये चाहता था कि सारे क्रिश्चियन जो हैं वो भी यूनाइट हो जाएं और ये सारे इकट्ठे हो जाएं क्रिश्चियन। तो क्रिश्चियन तो आजकल वैसे ही इकट्ठे हैं, और जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा था कि अपनी इकोनॉमी को ठीक कर लो, मोरालिटी लो, खुद ही कहेंगे बहुत अच्छा है। कार्ल मार्क्स को किसी ने अगर पढ़ा हो तो कार्ल मार्क्स ही वाज अ फाउंडर ऑफ दिस कम्युनिज्म और सोशलिज्म, ये सारा जो कंसेप्ट है वो उसने दिया था। कार्ल मार्क्स का देखें मार्क्सिज्म उससे बन गया। सो व्हाट इज द कंसेप्ट दैट यू शुड डेवलप योर इकोनॉमी, अपनी इकोनॉमी को सोशलिज्म और कम्युनिज्म के जरिए एक स्ट्रॉन्ग बनाएं, और देन पीपल विल कॉल यू वेरी गुड पर्सन। तो उसने उसका एक कोट ही है कि आप यू शुड डेवलप योर इकोनॉमी। आज देखें कि जो बंदा सबसे बुरा है, अब हर जगह पे अमेरिका जुल्म कर रहा है, लेकिन सारे किसी की जरूरत नहीं है कि उसे कहे कि वो उसके अपने कंट्री में क्या होता है। अब इस तरह की हमारे कंट्री में ऐसा कोई प्रॉब्लम चल रहा हो, रेशियल जो कंसेप्ट है, अगर ऐसा हमारे कंट्री में तो बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है। सो व्हाट इज हैपनिंग इन हिज ओन कंट्री? दे आर द वाइट मैन, दे आर किलिंग टू द ब्लैक मैन and they are fighting with each others. Even they do not like to sit with them, they hate them, they want to kill them, and they have killed one of the black men, and still the society and the life of the American, that is in 6 and 7, they are fighting. तो सोसाइटी जो है वो क्रम्बलिंग कंडीशन में है, मॉडर्न मैन की यही प्रॉब्लम है और आज भी यही है। पोएटिक ड्रामा। अच्छा, टी.एस. इलियट ने अपनी लाइफ में 2 जंगों को देखा है। कौन कौन सी? एक तो उसने फर्स्ट वर्ल्ड वार को देखी है। पहली वर्ल्ड वार है जो 1914 से लेके 1918 तक है, पहली जंग अजीम। इसके ऊपर भी मैंने लेक्चर दिया हुआ है, सुनना चाहें तो यूट्यूब से सुन सकते हैं, मैं लिंक सेंड कर दूँगा। दूसरी जंग अजीम जो स्टार्ट हुई है 1939 से 1945 तक। तो टी.एस. इलियट ने इन दोनों जंगों को देखा है और उनमें जो भी प्रॉब्लम हुई हैं उसकी वजह से वो सारे मसाइल भी देखे हैं। पोएटिक ड्रामा, एक तो उसने यानी वो पोइट्री की है, नीचे देखिए उसका पोएटिक ड्रामा है मर्डर इन द कैथीड्रल। ये उसने एक प्ले लिखा है, ही वॉज अ गुड प्लेयर। कहते हैं कि वो 3 घंटे मुसलसल यानी 24 आवर में 3 घंटे काम करते थे टी.एस. लेकिन वो 3 घंटे ऐसे नहीं है कि उधर बुक रख दी उधर बुक रख दी जैसे हम करते हैं। वो बड़े फोकस्ड एक क्रिटिक थे और फोकस काम किया करते थे। हमारी तरह नहीं कि जब काम थोड़ा करें, लेकिन अब वो एक क्वालिटेटिव होना चाहिए। डोंट गो टू द क्वांटिटेटिव, रादर क्वालिटेटिव। आप क्वांटिटेटिव ना बनाया करें, पर आपको क्वालिटेटिव 1 आवर ही पढ़ लें डेली बेस पे, वो काफ़ी है। मर्डर इन द कैथीड्रल, और उसके बाद कॉकटेल पार्टी,
और उसके बाद एल्डर स्टेटमैन, द फैमिली रीयूनियंस, द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क। टी.एस. इलियट जब अमेरिका से इंग्लैंड आते हैं तो उन्होंने वहाँ पे पेटी जॉब की हैं, छोटी छोटी जॉब की, मिसाल के बाद टीचर बन गए, क्लर्क बन गए, कहीं और जॉब कर ली, किसी के साथ इन्वॉल्व हो गए, पोइट्री छोटी मोटी की। लेकिन बाद में टी.एस. इलियट वहाँ पे स्टैब्लिश हो गए। वेवन नामी औरत से शादी कर ली। वेवन मैरिटली फिट नहीं थी। वेवन जो है उसने अपना अफेयर जो है बर्टन रसल से बना लिया, जो कि एक मॉडर्न क्रिटिक भी है, सोशल क्रिटिक भी है, फिलासफर भी है, आपने सुना होगा, पढ़ाया भी हो, प्रोज में पढ़ा होगा। तो उसके साथ उसने अपने रिलेशन बना ली, उससे वो बड़ा परेशान होता है टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट और वेवन के दरमियान अलग-अलग थी। टी.एस. इलियट उसी से फिर वेस्टलैंड और अल्फ्रेड प्रोफरोक, इस तरह के जो वर्क जो हैं उन्होंने लिखे हैं। तो यानी उन्होंने पोइट्री भी लिखी है, ड्रामा भी लिखा है। वो पोइट भी थे प्लस, और जो उनका काम था वो वर्स में था। यानी पोइट, अगर वो ड्रामा भी लिखे हैं तो वो भी वर्स फॉर्म में, वो भी पोइटिक फॉर्म में लिखा है। यानी ये मर्डर इन द कैथीड्रल आप देखें तो ये वर्स फॉर्म में, ये भी पोइटिक अंदाज में लिखा है, मेट्रिकल लैंग्वेज। आगे जी, क्रिटिकल वर्क। इलियट्स क्रिटिकल ऐसे फॉल इनटू द टू कैटेगरी, ऑन द नेचर एंड द फंक्शन ऑफ द क्रिटिसिज्म, कि क्रिटिसिज्म का फंक्शन क्या है। द आर्ट ऑफ evaluating, commenting, evaluating piece of art, poetry, painting, poetry or any artistic work is known as criticism. Criticism की क्या definition है? The way the art of commenting, evaluating, giving orientations, or you could say commenting, evaluating and grading piece of art, literature जो भी है उसको evaluation करने का जो अमल है उसको criticism। तो ये भी बताता है कि एक अच्छा क्रिटिक कैसा होना चाहिए। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ गुड क्रिटिसिज्म, व्हाट क्रिटिसिज्म टीच यू। आई एम अगेंस्ट, मिसाल के तौर पर फौजिया है, सैरिश हैं, ईमान अली हैं या सबा हैं, मैं किसी के खिलाफ हूँ तो मैं उसके खिलाफ कमेंट दे दूँ। एम आई अ गुड क्रिटिक? नो, आई एम नॉट गुड क्रिटिक। आई एम गुड क्रिटिक दैट आई शुड set aside my thoughts, my own thoughts. I evaluate you on the basis of your poetry, not basis of your biography, your status, your name, or your friendship, your relation. If I am evaluating your work on the basis of your status, on the basis of your relationship, on the basis of as long as you are good with me, I am saying you are good. As you are just contradicting with me, I am saying you are bad. तो ये तो मैं एक सब्जेक्टिव अप्रोच दे रहा हूँ। अगर मैं आपके डाटा, आपके वर्क के ऊपर आपकी वैल्यूएशन दे रहा हूँ, देन आई एम अ गुड क्रिटिक। तो वो कहता है कि अच्छे क्रिटिक को कैसा होना चाहिए। ऑन द आथर्स एंड देयर वर्क, उसने दो चीज़ों पे अपनी क्रिटिकल एसे को दो चीज़ों पे, दो कैटेगरी में उसको बांटा है कि एक नेचर एंड फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म का फंक्शन और नेचर कैसी होनी चाहिए क्रिटिसिज्म। फिर आथर और देयर वर्क, उनके वर्क थे ऊपर के, उन्होंने वर्क लिखा कैसे। इंपॉर्टेंट ऐसे ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, जो कि हमारे कोर्स में है, हम इसको बड़ा डिटेल स्टडी करेंगे। इंपॉर्टेंट ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, अनऑफिशियल क्रिटिकल मैनिफेस्टो, ये उसका वर्क है। पोइट्री एंड ड्रामा, ठीक है, ये इसके ऐसे हैं सारे, नोट करती जाएं। फंक्शंस ऑफ क्रिटिसिज्म, ये भी उसका ऐसे है। द इंग्लिश मेटाफिजिकल पोएट्स, अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि उसने अब्राहम कोले ने जब क्रिटिसाइज़ किया, अब्राहम कोले एक मेटाफिजिकल पोएट था और उसको क्रिटिसाइज़ किया जॉन ड्राइडन, जॉनसन ने उसको लिखा कि दे आर नॉट गुड पोएट। जॉनसन ने कहा कि मेटाफिजिकल गुड पोएट नहीं है, दे आर कंबाइनिंग एंड क्लबिंग टुगेदर मोस्ट हेट्रोजीनियस आइडिया और डिसिमिलर आइडिया टुगेदर, सो दे आर नॉट गुड पोएट। तो उसने फिर इसको स्टडी किया। टी.एस. इलियट ने कहा कि मैं इसको स्टडी कर रहा हूँ, ये अपना माइक काइंडली हो। तो टी.एस. इलियट ने फिर स्टडी किया कि ये मेटाफिजिकल पोएट है कैसे। जब उसने देखा कि ये ऐसे पोएट हैं जो डिसिमिलर आइडिया को इकट्ठा कर लेते हैं, उनको पहले कंपेयर करते हैं, फिर उसे उनको इकट्ठा करके क्लबिंग टुगेदर करके दे आर गिविंग समथिंग न्यू।
और फिर उनको नई चीज़ दे देते हैं। ये कहता है ये जैकोबियन यानी मेटाफिजिकल पोइट में चीज़ पाई जाती थी, और उसके बाद कहता है आज मॉडर्न एज के लोगों में पाई जाती है कि ये सोसाइटी जो है वो डिसिमिलर है, ठीक है, ये सोसाइटी फ्रेगमेंटेशन का शिकार है, ये सोसाइटी जो क्योटिक है, इसमें परेशानी है, मॉडर्न मैन टू और टू बी के मसाइल में शिकार है। तो इसी फ्रेगमेंट और क्रम्बलिंग सोसाइटी और बिखरती हुई सोसाइटी, फाइटिंग है, जंगें हैं, तो इस सोसाइटी के अंदर कहता है इंसान बटा हुआ है और उन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके फिर नई चीज़ दे देता है। तो कहता है कि ये तो बहुत अच्छी अप्रोच थी जॉन डन की, उसने उसको एडमायर कर दिया। लोगों ने फिर धड़ाधड़ जॉन डन को पढ़ना शुरू कर दिया और आज जॉन डन जो है सिलेबस में शामिल किया जाता है। उसके बाद ही इंग्लिश मेटाफिजिकल पोइट, ये भी उसका ऐसे है। हमारा जो है असल में जो है ये ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, ये जो मैं आपके सामने हमने इसको डिस्कस करना है इन डिटेल्स। उसके बाद द मेटाफिजिकल पोइट, रीन्यूअल्स ऑफ द इंटरेस्ट इन मेटाफिजिकल पोइट्री विच वॉज निगलेक्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। वही बात, आर्ग्यूज मेटाफिजिकल पोइट्री टू बी द कंटिन्यूशन ऑफ द ग्रेट ट्रेडिशन। उसने कहा मेटाफिजिकल पोइट्री तो एक कंटिन्यूशन है, ये तो एक ट्रेडिशन से जो चला आ रहा था। आप गौर से समझिएगा, उसने कहा कि पहले कुछ पोइट जो थे वो यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी नहीं जानते। उसने कहा मिल्टन नहीं जानता, उसने कहा जॉनसन नहीं जानता, ड्राइडन नहीं जानता, टेनिसन नहीं जानता, रॉबर्ट ब्राउनिंग नहीं जानता। कहते ये पोइट तो जानते नहीं हैं हाउ टू यूनिफाई डिसिमिलर आइडियाज, एंड इट वाज ओनली द जॉन डन्स पोइट्री दैट शोज द यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। ही इज क्लबिंग टुगेदर टू डिफरेंट थिंग्स। ये बड़े अजीम पोइट है। तो कहता है ये तो एक यूनिफिकेशन, ये तो कहता है कि ट्रेडिशन का वो फॉलो कर रहा है कि उसने ट्रेडिशन को भी स्टडी किया जॉन डन ने, और साथ उसने अपने आइडियाज़ भी दिए, क्योंकि न्यू चीज़ उसने पेश कर दी है। ही इज़ गुड मैन, ही इज़ अ गुड पोएट। अच्छा, ये कहता है आर्ग्यूज मेटाफिजिकल पोएट्री टू बी द कंटिन्यूशन ऑफ द ग्रेट ट्रेडिशन। कहता है ये तो ग्रेट ट्रेडिशन की कंटिन्यूशन है, यानी वहाँ से वो जैसे होमर से लेके प्रेजेंट एज तक उसने कहता है पूरे पोएट को स्टडी किया है, उसके बाद उनसे हिस्टोरिकल सेंस ली है, उसके बाद जॉन डन ने एक नई चीज़ दे दी है। जॉन डन बेसिकली एक स्कूल मैन था और उसने मदरसे से तालीम हासिल की थी, जो मदरसे होते हैं क्रिश्चियन के, जीसट स्कूल जो होती हैं। उसके बाद वो काफ़ी हद तक क्रिश्चियनिटी से इन्फ्लुएंस था, और वो कहते हैं कि जॉन डन एक पॉप बनना चाहता था, एक प्रीस्ट बनना चाहता था, और उनको ये पोइट्री जो है मदरसे के अंदर जो उनके होते हैं जीसट स्कूल कॉलेजेस, उनके अंदर सिखाए जाते हैं। क्राइस्ट कॉलेज के तो कैसे आपने पोइट्री करनी है, कैसे आपने रिदम बनाना है, कैसे आपने पोएम क्रिएट करनी है, कैसे वो पढ़ना है, वो गा के चर्च के अंदर जैसे पढ़ते, दैट द बेसिक स्किल ही लर्न फ्रॉम द चर्च। कॉन्ट्राडिक्ट्स डॉक्टर जॉनसन assumptions, heterogeneous idea, heterogeneous का मतलब लिखें डिसिमिलर आइडिया। उसने कहा कि मैं रिजेक्ट करता हूँ कि जो जॉनसन ने कहा है। जॉनसन ने क्या कहा? जॉनसन ने कहा कि मोस्ट हेट्रोजेनियस आइडियाज आर योक टू बाय वायलेंस योक टुगेदर। अपनी कहता ताकत के साथ उनको ज़बरदस्ती कहता जोड़ के आगे कर देते हैं। उसने कहा ये तो स्किल है। टी.एस. इलियट ने कहा तुम इसको क्रिटिसाइज कर रहे हो, इट इज़ बेसिकली स्किल एंड इट्स अ कंटिन्यूशन ऑफ द ट्रेडिशन। Heterogeneous ideas are yoked by violence together. Metaphysical poets failed to unite the dissimilar idea into the single whole. और उसने कहा था मेटाफिजिकल पोएट फेल टू यूनाइट द डिसिमिलर। और कहता है वो डिसिमिलर आइडियाज जो हैं वो फिर शो भी नहीं कर पाते सही तरह से। ये उसने जॉनसन ने उसको क्रिटिसाइज किया। टू मच एनालिसिस एंड डिसेक्शंस, डिसेक्शन होता है छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, ब्रेक डाउन करना। Too much analysis and dissections of the particular emotions, situation and inventive use of the conceit, nature and art ransacked for illustrations। कहता है कि emotional situation जो है और उनको कहता है conceit, ज़्यादा जो emotions आती हैं, जो भी उनके emotion में चीज़ें होती हैं जैसे स्टार, सूरज और इस तरह की चीज़ों को combine conceit बना लेते हैं, उनको compare करते हैं। यानी ऐसी चीज़ें जिनको compare नहीं किया जा सकता उनको compare करते हैं। So when they compare dissimilar things and they are yoked together by violence,
that create something different and they are even unable to do all these। तो वो कर भी नहीं पाते जॉनसन ने कहा, लेकिन टी.एस. इलियट कहता है कि उन्होंने किया है। मेटाफिजिकल कंसीट, क्या है मेटाफिजिकल कंसीट? A comparison becomes a conceit when we are made to concede होता है accept करना, likeness while being strongly conscious of the unlikeness। हेलन गार्डनर जो है उसने इसके बारे में लिखा है। हेलन गार्डनर कहती है कि a comparison becomes a conceit when we are made to concede likeness। कैसे एक कंपैरिजन जो है वो कंसीड तब बनता है कि जब we are made to concede likeness while being strongly conscious of the unlikeness। और साथ जो है अनलाइकनेस जो है उसको भी स्ट्रांगली जो है उनके बारे में भी हम कॉन्शियस हो, तो वो यानी दूसरे लफ्ज़ों में कि डिसिमिलर जो चीज़ें होती हैं जब उनका कंपैरिजन बनता है तो वो कंसीड बन जाता है। आगे वो कहता है जॉन डन्स अ वैलिडिक्शन फॉर बिडिंग मॉर्निंग अ कपल फेस्ड विद एब्सेंस फ्रॉम ईच अदर्स इज अ लाइकनेस टू द कंपास। ये मैं आपको सेंड करूंगा, इसके ऊपर भी मैंने रिकॉर्ड की है पोइट्री, मैं आपको सेंड करूंगा तो सुन लीजिएगा। वैलिडिक्शन फॉर बिडिंग मॉर्निंग, ये कि मातम है जब वो गुड बाय कह रहा होता है अपनी वाइफ को। डन्स द फ्ली के होता है इंसेक्ट जो खून चूसता है। आपने देखा होगा खून चूसने में जानवरों के अंदर एक होता है वो खून चूसता है इंसेक्ट। वो जब जानवर को लगता है तो जानवर से क्या करता है, खून सक कर लेता है, ब्लड। फ्लीज ब्लड सकिंग टू कन्विंस अ पॉसिबल लवर टू ज्वाइन हिम इन अ फिजिकल सेक्सुअल यूनियन। कि जो फ्ली है इंसेक्ट है उसने मेरा भी खून जो है सक कर लिया, तुम्हारा भी, हम दोनों को मिला के उसने एक बना दिया है। सो लुक एट हाउ इज कंपेयरिंग लवर एंड बिलव। Eliot's defense of the metaphysical poet, compelling the heterogeneous idea into the unity by operations of the poet's mind, is universal in poetry. Concept of the unifications of sensibility, किसके अंदर है? मेटाफिजिकल पोएट के अंदर क्या है? यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी है। वो डिसिमिलर चीज़ों को इकट्ठा कर लेते हैं, वो उनको यूनाइट कर लेते हैं, क्लबिंग टुगेदर कर लेते हैं। बाय क्लबिंग डिसिमिलर थिंग्स दे आर प्रोड्यूसिंग समथिंग न्यू। जब दो चीज़ों को मिला के एक नई सेंस को दे देते हैं। तो कंसेप्ट ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी, ग्रेट एलिजाबेथन्स एंड द अर्ली जैकोबियंस, ये जैकोबियन पीरियड एक बड़ा मशहूर है, इसके ऊपर मैंने लेक्चर दिया है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पे, मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगा वो भी। ग्रेट एलिजाबेथन्स एंड द अर्ली जैकोबियंस पोजेस्ड डेवलप यूनिफाइड सेंसिबिलिटी। अगर आपसे पूछ लें कि who has given the concept of objective correlative, तो आप T.S. Eliot का नाम लिखेंगे। यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी एंड डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी का कंसेप्ट किसने दिया? T.S. Eliot ने। आपसे वो पूछ ले कि अगर कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड कोई आता है, दे डिस्कस अबाउट हु सेड द मिल्टन के बारे में कहा कि ही इज़ द मास्टर ऑफ लैंग्वेज। जॉनसन एंड मिल्टन आर मास्टर ऑफ लैंग्वेज बट दे आर नॉट मास्टर ऑफ सोल। यानी वो यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी या सोल नहीं दिखा सकते, ऐसे अपनी महारत ही बताते हैं लैंग्वेज। आगे उसके बाद सेंसिबिलिटी आर सिंथेटिक फैकल्टी विच कैन अमेलगमेट थॉट एंड फीलिंग। सेंसिबिलिटी के अंदर क्या होता है? अमेलगमेट का मतलब होता है मिलाना, ब्लेंड करना, इकट्ठा करना, यूनाइट करना, यूनिफाइड करना, कंजॉइन कर देना, ज्वाइन कर देना, ये अमेलगमेट के मतलब। कहता है सिंथेटिक फैकल्टी, ये ऐसी एक फैकल्टी होती है, ऐसी अहलियत होती है सेंसिबिलिटी जिसके अंदर क्या होता है? विच अमेलगमेट थॉट एंड फीलिंग, जो थॉट और फीलिंग को इकट्ठा कर देती है। आप जॉन डन की चीज़ों को देखें या उसके वर्क को देखें तो हमें ऐसा लगता है कि उसने थॉट और जो फील कर रहा है और जो उसके हेड में जो चीज़ें हैं उनको इकट्ठा करके वो आपको पेश करता है। वर्ड्सवर्थ की तरह नहीं करता। Metaphysical poets possess the faculties and were able to fuse the dissimilar idea into the single whole। ये वही चीज़ें हैं जो मैंने पहले आपको बताई हैं। Dissociation of sensibility, dissociation of sensibility क्या है? कि जिनके अंदर ये अहलियत नहीं है, जिन्होंने जो थॉट और फीलिंग को इकट्ठा नहीं कर सकते, दे आर performing dissociation of sensibility। So who are the poets which are unable to infuse feeling a thought,
John Donne is having capability to infuse feeling and thought. He appraised John Donne. Poetry in the 18th and 19th century lacked unification of sensibility. ये उसने अपनी क्रिटिसिज्म के अंदर लिखा कि जो 18 और 19 सेंचुरी के पोएट हैं, जैसे रोमांटिक पोएट्स हैं या दीगर पोएट एलिजाबेथन पोएट्स हैं, बहुत सारे पोएट्स जो हैं वो उनके अंदर ये कैपेसिटी मौजूद नहीं है। लेकिन जैकोबियन पोएट्स जैसे हमारे जॉन डन और इस तरह के मेटाफिजिकल पोएट हैं, दे आर हैविंग कैपेबिलिटी टू राइट विद फीलिंग्स एंड थॉट्स. दे कैन क्लब टुगेदर फीलिंग एंड थॉट. डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी सेट इन. और उसके बाद ये 18th सेंचुरी पोएट्स इंटेलेक्चुअल दे थॉट बट डिड नॉट फील. कहता है 18th सेंचुरी के पोएट्स जो हैं वो क्या करते हैं, अब देखिए थॉट और फीलिंग में भी वो कहता है थॉट तो करते हैं लेकिन फील नहीं करते. रोमांटिक पोएट फेल्ट बट डिड नॉट थिंक. रोमांटिक पोएट्स जो हैं वो क्या करते हैं, फेल्ट तो करते हैं, जैसे वो जहाँ जहाँ सोचते जाते हैं वैसा वैसा लिखते जाते हैं. मिसाल के तौर पर वर्ड्सवर्थ कभी वो कुकू पे लिख देता है, कभी वो डैफोडिल्स पे लिख देता है, कभी वो प्रेल्यूड लिख देता है, कभी वो अपनी पोइट्री जैसे जैसे सोचता जाता है लूसी पे लिख देता है. सो ही इज राइटिंग वट एवर ही इज फीलिंग. कहता है वो रोमांटिक पोएट फेल्ट बट नॉट थिंक, लेकिन वो सोचते नहीं, फील करते हैं. विक्टोरियन पोएट मेडिटेट्स पोएटिकली बट कांट एक्सप्रेस इट. 20th सेंचुरी कहता है मॉडर्न पोएट्स सिमिलर टू द मेटाफिजिक. वही चीज़ जो मैंने बताई, कहता है कि मॉडर्न पोएट्स जो हैं वो मुझे लगते हैं मेटाफिजिकल पोएट जैसे, वो कर लेते हैं कहता है मेटाफिजिक, क्योंकि ये मॉडर्न वर्ड ही बड़ी कहता है फ्रेगमेंटेशन का शिकार है, एलिनेशन का शिकार है, क्योटिक है, ऑब्जेक्टिविटी है इस थॉट के अंदर आज के लोगों के अंदर, तो वो शिकार हैं टू बी और नॉट टू बी का भी. तो इस तरह की फ्रेगमेंटेशन में और इस तरह के मसले मसाइल में कहता है इन चीज़ों को इकट्ठा कर लेते हैं मॉडर्न पोएट, तो दे आर लाइक मेटाफिजिकल. इसको देख लीजिएगा आगे. थ्योरी ऑफ द इम्पर्सनैलिटी, वही जो ट्रेडिशन और इंडिविजुअल टैलेंट का कंसेप्ट है. स्टेटेड इन ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट रिजेक्टेड द रोमांटिक सब्जेक्टिविस्ट थ्योरी पोएटिक क्रिएशन. आप में से कोई अगर मेरा पहला लेक्चर जिसने गौर से सुना है सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी में थोड़े से कमेंट करना चाहे तो कर, फौजिया कर ले या दूसरे. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सब्जेक्टिविटी एंड ऑब्जेक्टिविटी स्पेशली विद रिगार्ड टू पोइट्री. इफ वी डिस्कस अबाउट पोइट्री, व्हाट इज़ ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी इन पोइट्री? प्लीज़ से समथिंग फौजिया क्विकली. कोई और का बताना चाहे कि व्हाट इज. हेलो आपकी सर आवाज ही नहीं आ रही, सर पूछ रहे हैं. तो फिर इतनी देर से आप कहाँ थी? दूसरे लोगों को आवाज आ रही है मेरी? काइंडली जल्दी से बताइएगा. सर आपकी आवाज बहुत आ रही है. आवाज आपको थोड़ी आवाज आ रही है, आपके नेट का इशू होगा, दूसरों को ठीक आ रही है. अच्छा क्या पूछे? ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव. सर ऑब्जेक्टिव बेस्ड ऑन डाटा और सब्जेक्टिव वो जो जैसे दूसरी बात कह देना लाइक ऐसे ट्रेडिशन से वो बताया. हेलो आप कोई और बताए. सैरिश आप बताएं, शकीला आप बताएं, ईमान अली आप, मरियम आपसे भी मैं व्यू लेना. हमारे न्यू पार्टिसिपेंट हैं, आई एम वेरी हैप्पी टू ज्वाइन हर. शी इज सबा रशीद. यू आर मोस्ट वेलकम. व्हाट यू से, व्हाट इज ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी इन पोइट्री? Subjectivity is about the emotions of the poet, and objectivity is the emotion of the outside world of the poet. He is talking about the emotions of the outside world, not of his own. So according to T.S. Eliot, where we have the poet like Wordsworth, or you could say romantic poets, they are following subjectivity or objectivity? ऑब्जेक्टिविटी. यानी रोमांटिक पोएट्स जो हैं वो ऑब्जेक्टिविटी को फॉलो करते हैं. No, they are the subjective one. They are subjective one. They are following subjectivity. They are writing whatever coming in the mind, and they keep on writing on it. They are not writing through objective approach. So he says that the poet like Wordsworth, the poet like romantic poet, they feel but they don't think. उसने थिंक और फीलिंग में भी उसने डिफरेंट बताया. लेकिन जॉन डन थिंक भी करता है, साथ फील भी करता है, उन दोनों को इन्फ्यूज करता है, इकट्ठा करता है और एक नई चीज़ बना देता है आपके सामने. ठीक है, आई होप यू गॉट द पॉइंट. अब नीचे देखें.
Theory of impersonality stated the tradition and individual talent, rejected the romantic subjectivist theory of the poetic creation. Spontaneous overflow of powerful feeling वर्ड्सवर्थ को रिजेक्ट करता है, कहता है इट पोएट्री इज नॉट स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, के जैसे ही आपकी फीलिंग जो है वो आती हैं आप वैसे लिख देते हैं, कहता है इट इज़ नॉट पोएट्री. पोएट्री इज़ व्हाट दैट कम्स थ्रू इन्फ्यूजन्स ऑफ फीलिंग एंड थॉट, कि उसके अंदर थॉट और फीलिंग को इन्फ्यूज़ किया गया हो और एक नई चीज़ बनाई गई हो, वो पोएट्री होती है. Two aspects of the impersonal theory matter of tradition and creative process. Sense of tradition. अब sense of tradition का मैंने बड़ा अच्छे से आपको बताया कि एक sense of tradition कैसे आप गेन करेंगे. होमर से लेके प्रेजेंट एज तक आप लिटरेचर को स्टडी करेंगे तो you will get historical sense according to the T.S. Eliot. और ये historical sense ऐसे नहीं हो जाती. आप अगर इसको छोड़ के पोइट्री करेंगे तो आप एक कटे हुए पत्ते हैं, कुछ नहीं है. You will not have a mark. You will not have a name according to T.S. Eliot. Originality of the poets are not inventing anything new or differing from his predecessor. आगे differing from his predecessor, अगर आप डिफर करते हैं अपने पुराने ट्रेडिशन जो आपकी है, यानी जो आपके पुराने पोइट्स हैं, अगर आप उनसे डिफर होकर लिखते हैं, एक डिफरेंट व्यू दे रहे हैं या बिल्कुल उनको फॉलो नहीं कर रहे या उनसे कुछ हिस्टोरिकल सेंस गेन नहीं कर रहे, तो आप एक कटे हुए पत्ते हैं वो. Originality of the poet not in inventing anything new or differing from his predecessor, बल्कि क्या करना चाहिए अच्छे पोएट, great European tradition flowing from the Homer, Shakespeare, Dante to the modern times. यानी ये सारे पोएट्स को कहता है स्टडी करो होमर से. Poet should permit this great tradition to assert itself on his poem. और ये चीज़ें अपनी पोएम के अंदर वो लाए के और एक नई चीज़ भी ला के एक क्रिएट करे. ट्रेडिशन और इंडिविजुअल टैलेंट का कंसेप्ट ये है. पोएम शुड भी कहता है पोएम शुड बी रिक्रिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ व्हाट हिज प्रीडिसेसर. या ट्रेडिशन की बात कर रहे हैं कि होमर से लेकर अभी तक कुछ स्टडी करें तो इसके रोमांटिक की तो आएंगे, फिर उनको भी क्या इसके मुताबिक स्टडी करना चाहिए एलियट के मुताबिक. इलियट यस वो पोइट्स तो सारे वो कहता है कि होमर से लेके प्रेजेंट एज तक अगर कहता है तो वो सारे पोइट्स को स्टडी करना चाहिए. तो लेकिन वो कहता है जो पोइट्स इससे हट के पोइट्री करते हैं यानी इससे हट के चलते हैं, कहता है कि वो फिर कटे हुए पत्ते बन जाते हैं. दे आर नॉट गेनिंग हिस्टोरिकल सेंस. ये तो उसने जर्नल बात की ना बतौर क्रिटिक. अब देखिए एक पर्सनैलिटी है ना, मिसाल के तौर पर एक कोई है, आप हैं, आप मदर भी हैं, आप ठीक है, आप सिस्टर भी हैं, आप वाइफ भी हैं, आप बहुत सारे रिलेशन हैं. अब आप किस जगह पे खड़े होकर क्या बात कर रही हैं बतौर मदर, बतौर वाइफ, बतौर सिस्टर, बतौर मदर, तो दैट विल बी डिफरेंट. तो ये एक क्रिटिक भी है, पोएट भी है, पब्लिशर भी है. ये एक T.S. एलियट एक बंदा नहीं है, ठीक है. T.S. एलियट बतौर क्रिटिक जो बात कर रहा है वो कह रहा है कि पोएट को ऐसा ऐसा पोइट्री ऐसी ऐसी करनी चाहिए, ठीक है. और जो पोएट बात करेगा कुछ और करेगा, जब वो क्रिटिक बात, अब वो क्रिटिक बात कर रहा है कि होमर से लेके कहता है प्रेजेंट एज को स्टडी करोगे तो एक चीज़ आप गेन करोगे, उसे कहते हैं हिस्टोरिकल सेंस. होप यू गॉट द आंसर. हाँ जी समझ आ गई. अच्छा जी, पोएम शुड बी, हाँ जी कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा यहाँ किसी स्टूडेंट. मतलब उसके मुताबिक स्टडी करना है. हाँ जी बिल्कुल. वो जो जैसे भी लिख रहे हैं पोएट तो है ना, उनको आप स्टडी करेंगे तो आप हिस्टोरिकल सेंस गेन करेंगे. वो कहता है कि ऐसे पोइट्री करना, वो आप फिर अगर आप इन चीज़ों को छोड़ेंगे पोएट्स को तो फिर आप यू विल कट ऑफ फ्रॉम द लाइन स्पेशली ऑफ द पोएट. पोएट की जो ट्रेडिशनल लाइन एक चली आ रही है उससे आप हट. कुछ लोग करने की कोशिश करते रहे हैं, कहता है दे आर नॉट गुड पोएट, वो अच्छे पोएट नहीं बन सकते, क्योंकि आपको फॉलो करना होता है इन चीज़ों को.